थ्रोन ऑफ स्टील के इस एपिसोड की शुरुआत में हमें एटर्नल टावर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे चेरी चैन थोड़ी परेशान होते हुए कहती है कि आखिर लीडर अभी तक लौट के क्यों नहीं आए हैं। तो सीमा सेयान कहता है कि कितना लंबा समय हो गया है और आखिर हम यहाँ से बाहर कैसे निकल के उन्हें ढूंढ पाएंगे। तो ली सिंग कहता है कि हम बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि हाओ चुन और सायर सलामत होंगे, और उससे भी बढ़कर इसकी जो फियांसे है वो यहीं पे हमारे साथ है। और सायर ने सच में काफी अच्छा काम किया था इसके ऊपर अपनी सील लगा के, और इनकी इन बातों को प्रिंसेस मून भी सुन रही होती है लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं देती है। और तभी अचानक से इसकी चेस्ट के ऊपर कुछ ग्लो होने लग जाता है, जिसका मतलब ये होता है कि इसके ऊपर जो सील रख रखी थी वो चली गई है। और तभी चेरी चैन थोड़ी परेशान होते हुए कहती है कि क्या ऐसा हो सकता है कि बाहर कुछ हो गया है, जबकि फान यू अपनी स्वॉर्ड को इसकी गर्दन पे रखते हुए कहता है कि आखिर तुमने ये क्या किया है। तो मून प्रिंसेस कहती है कि तुम लोग तो जानते ही हो ना कि मैं तुम लोगों की टेरिटरी के अंदर हूँ, तो आखिर मैं कर ही क्या सकती हूँ। और यहाँ पे मुझे धमकाने के बजाय तुम लोगों को तो सायर के बारे में चिंता करनी चाहिए, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि वो सलामत होगी, और मुझे लगता है कि बाहर उसके साथ काफी बुरा हुआ है। और तभी ली सिंग जो होता है ये फान यू को रोकने लगता है। और तभी यहाँ पे हाओ चैन और सायर ये दोनों ही टेलीपोर्ट करके आ जाते हैं, और आते ही ये दोनों जमीन पे गिर जाते हैं। और इन दोनों को इस तरीके से बेहोश देख के ये सभी ही परेशान होने लगते हैं। देखते देखते हाओ चैन भी यहाँ पे बेहोश हो जाता है, जबकि ये लोग इन दोनों के पास आके कहते हैं कि आखिर ये क्या हुआ, और आखिर क्यों हाओ चैन और सायर इतनी ज्यादा गंभीर रूप से इंजर्ड हैं। और तभी हम किसी तरह की मिस्टीरियस क्यूब को भी यहाँ पे गिरते हुए देखते हैं, जबकि सर्लिन जिन का जो ट्रीटमेंट होता है वो इन दोनों पे ही काम नहीं कर रहा होता है। जबकि चेरी चैन भी परेशान होते हुए कहती है कि इन दोनों में से किसी को भी कुछ मत होने देना, जबकि ली जिन और भी ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि इसकी जो मेडिसिन होती है वो यहाँ तक इनमें से किसी के ऊपर भी काम नहीं कर रही होती है। और तभी हाओ चैन के अंदर से ये स्पिरिट बाहर निकल के आ जाती है और ये कहती है कि काफी लंबा समय हो गया हमें मिले हुए, और देखो जब हम मिले हैं तो तुम्हारी कितनी ज्यादा बुरी हालत हो चुकी है। और ये जियाली को यहाँ पे देख के ये सभी ही काफी खुश हो जाते हैं, और ये सभी ही तुरंत इसे कहने लगते हैं कि प्लीज हमारे लीडर और ड्यूपी लीडर को बचा लीजिए। और जियाली कहती है कि इन दोनों की सिचुएशन सच में बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। और फिर जियाली जो होती है काफी खतरनाक तरीके से अपनी पावर को इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से इसके पीछे एक फॉर्मेशन अपीयर हो जाती है, और उसके अंदर से एक गॉडेस बाहर निकल के आती है, जिसके बाद ये अपनी वाइटलिटी लाइफ फोर्स को रिलीज करने लगती है, जिससे कि जीवित चीज जिंदा रहे और मरे ना। और इस ताकत से तो सूखी हुई लकड़ी में से भी फूल कड़ आते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि ये जो वाइन होती है इनके साथ कंबाइन हो जाती हैं, जिसके बाद इनकी बॉडी के अंदर समा जाती हैं। और इस जियाली के पीछे जो फिगर होती है वो भी गायब हो जाती है। इस वजह से जियाली की पावर खत्म हो जाती है और जियाली नीचे आ जाती है, और इसके साथ साथ हाओ चैन और सायर भी नीचे आ जाते हैं। और जियाली कहती है कि इन दोनों की ही हालत काफी ज्यादा गंभीर है, लेकिन हाओ चैन के कुछ ज्यादा ही है, क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर जितने भी बोन्स और मेरिडियंस हैं वो तकरीबन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, और इसमें बस थोड़ी सी ही जान रह गई है। और मुझे सच में मालूम नहीं है कि आखिर ये किस चीज से होके गुजरा है। और फानियो पूछता है कि आखिर ये कब होश में आएगा। तो जियाली कहती है कि ये तो मुझे भी मालूम नहीं है, और वैसे तो लोंग हाओ चैन का जो ट्रॉमा है वो ठीक हो चुका है, लेकिन इसके साथ ही साथ इसने काफी ज्यादा लाइफ सोर्स को कंज्यूम कर लिया है, और मुझे डर है कि ये काफी समय तक कोमा में ही रहेगा। और रही बात सायर की, तो इसकी जो सोल है वो काफी बुरी तरीके से डैमेज हो गई है। और इस चीज को सुन के चेरी चैन परेशान हो जाती है और मन में कहती है कि शायद सायर की जो डिवाइन स्प्रिंग अवेकनिंग हुई है उसके साथ कुछ तो गड़बड़ हुई है, और अगर ऐसी बात है तो मैं भी कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। और फिर रोते हुए कहती है कि आखिर सायर और हाओ चैन के साथ ऐसा कैसे हो गया। और तभी फानियो कहता है कि तो फिर ठीक है, हम जल्द से जल्द यहाँ से निकलेंगे और अलायंस लौट के जाएंगे, और अगर हम जल्द से जल्द अलायंस लौट सके तब कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा कैप्टन और वाइस कैप्टन को बचाने के लिए। और तभी यहाँ पे सिल्वर गार्ड आ जाता है और ये कहता है कि मुझे डर है कि हम लोग यहाँ से नहीं जा सकते हैं। और इस चीज को सुन के ये सभी ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं, और ये सिल्वर गार्ड कहता है कि उन लोगों ने काफी ज्यादा वांटेड वारंट को जारी किया है, वो भी सबसे हाईएस्ट रिवार्ड के साथ, और इसी वजह से जितने भी डीमंस है वो सभी ही आसमान जमीन में जो भी चीज है उसे छान रहे हैं सिर्फ हम लोगों को ढूंढने के लिए। और फिर हम आबा को देखते हैं जो कि काफी गुस्से में होता है, और इसे तब की बात याद आती है जब सायर ने इसके ऊपर इतना डेडली अटैक किया था। और ये गुस्से से कहता है कि मैं इन लोगों को किसी भी हाल में बच के यहाँ से नहीं जाने दूंगा, इसलिए इसने चारों तरफ पर्चे बंटवा दिए। और सिल्वर गार्ड कहता है कि और जैसे ही हम एटर्निटी टावर से बाहर जाते हैं तो हमारा तुरंत ही सामना किसी न किसी डीमन ग्रुप से हो ही जाएगा, जो कि हमें टारगेट करके हंट करने की कोशिश करेगा। और रही बात अलायंस लौटने की, तो उस रास्ते को भी काफी ज्यादा डीमंस गार्ड कर रहे हैं, जो कि बस हमारे जाल में फंसने का इंतजार कर रहे हैं। और इस
इस चीज को सुनते ही सभी ही काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और जितना ज्यादा हम लौटने में समय व्यर्थ करेंगे उतने ही ज्यादा डीमन से इस हंटिंग मिशन को ज्वाइन करते जाएंगे। तो वांग जुआन कहती है कि तो क्या हम बस एटर्निटी टावर के अंदर ही फंसे रह जाएंगे और लगता है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और सच में यहाँ पे सभी लोग ही काफी निराश होते हैं और तभी हम देखते हैं कि फानियो को हाओचेन की वाकई में काफी ज्यादा चिंता हो रही होती है और ये तब की बात को याद करता है जब इसने हाओचेन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था और तब इसने वादा किया था कि ये हमेशा मास्टर के लिए लड़ेगा और हाओचेन ने कहा था कि तुम और मैं हम दोनों ही नाइट्स हैं, इसलिए हमारे बीच में कोई भी मास्टर या सर्वेंट वाली बात नहीं है। और फानियो सोचता है कि आपके सामने खड़े रहने की असल में मेरी जिम्मेदारी थी, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी को निभा नहीं पाया। और ये तुरंत ही सिल्वर गार्ड के पास जाके कहता है कि हम बस यहाँ पे ऐसे ही बैठ के इंतजार नहीं कर सकते हैं और हाओचेन और सायर के खातिर हमें हर हाल में जल्द से जल्द अलायंस लौट के जाना होगा जिससे कि हमें इनके लिए मदद मिल सके। और फानियो कहता है कि अब जब हम उस रास्ते से लौट के नहीं जा सकते हैं जिससे कि हम आए थे तो बेहतर यही हुआ कि हम इसका अपोजिट करें, मतलब कि हम सीधे एक्सोसिम गेट जा सकते हैं और अगर हम दिन रात ट्रेवल करते हैं तो हम सिर्फ 5 दिनों में वहाँ पे पहुँच जाएंगे और फिर हम वहाँ से अलायंस लौट के जा सकेंगे। तो ये जो स्केलेटन गार्ड होता है ये कहता है कि अब जब ऑनर अनकॉन्शियस है तो अगर तुम लोग बाहर जाते हो तो तुम लोगों के लिए दोबारा से अंदर आ पाना पूरी तरीके से नामुमकिन होगा। फानियो कहता है कि लेकिन हम जितने ज्यादा दिन यहाँ पे गुजारेंगे उतना ही ज्यादा खतरा वाइस लीडर और लीडर के ऊपर बढ़ेगा, इसलिए हमें हर हाल में इन्हें अलायंस लेके जाना ही होगा। लेकिन तभी मून प्रिंसेस जो होती है कहती है कि मैं तुम लोगों को सलाह दूंगी कि तुम लोग इतनी जल्दबाजी में कोई भी एक्शन मत लो क्योंकि तुम्हारी जो पूरी टीम है वो तब से ही काफी बुरी तरीके से इंजर्ड है जब से तुम लोगों का सामना आभाव से हुआ है, जिसकी वजह से तुम लोगों की जो कॉम्बैक्ट पावर है वो भी काफी ज्यादा कम हो गई है। और क्या तुम जानते हो कि यहाँ पे ज्यादा डिमांड्स क्यों नहीं है गार्ड करने के लिए? क्योंकि वो सभी ही तुम लोगों के बाहर निकलने का इंतजार कर रहे हैं और इसके बजाय मुझे लगता है कि तुम लोगों को सबसे छोटा रास्ता चुनना चाहिए। और इसकी एक और काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट वजह है क्योंकि यहाँ पे एक ऐसी लैंड है जहाँ पे डीमंस अपना कदम भी नहीं रखना चाहते हैं, जिसे डेथ रियलम भी कहा जाता है। लेकिन वहाँ पे काफी डेंजर सा फॉग है और वो जो फॉग है वो अचानक से कई साल पहले अपीयर हो गया था और कोई भी नहीं जानता कि आखिर उसके अंदर क्या है और सिर्फ वही डीमंस जानते हैं जो कि उसमें एंटर किए थे, लेकिन वो कभी भी दोबारा बाहर नहीं निकल के आए और इसी वजह से वो जगह फॉरबिडन एरिया बन गया। और इस फॉरबिडन एरिया के बारे में सुन के सभी ही हैरान परेशान होते हैं। और फिर फानियो कहता है कि हर बैटल के अंदर सबसे आगे लीडर ही होते हैं अपनी टीम को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन इस बारी हम अपने वाइस कैप्टन और कैप्टन को प्रोटेक्ट करेंगे। और इस चीज को सुन के ये सभी लोग पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ डीमंस बात कर रहे होते हैं कि आखिर वो इंसान यहाँ पे बाहर कैसे आ सकते हैं और मैं तो सच में यहाँ पे काफी लंबे समय से ही यहाँ पे डोले जा रहा हूँ, लेकिन वाकई में काफी बुरा लक है कि हिज हाइनेस ने जिस रिवॉर्ड को देने का वादा किया है वो हमें नहीं मिल पाएगा। और तभी इन डीमंस का जो लीडर होता है वो कहता है कि ये बेकार की बकवास मत करो और चारों तरफ नजरें बनाए रखो। और तभी ये लोग यहाँ पे किसी को नोटिस करते हैं और तुरंत ही चौकन्ने होकर उसे ढूंढने लगते हैं। और जैसे ये लोग उस फिगर का पीछा करते हुए उसके पास पहुँचते हैं तो असल में और कोई नहीं बल्कि मून प्रिंसेस निकलती है जो कि यहाँ पे बेहोश होने की एक्टिंग कर रही होती। तो इस चीज को देख के डीमंस जो थे तुरंत ही से संभालते हैं और पूछते हैं कि मून नाइट प्रिंसेस क्या आप ठीक हैं? और इस मौके का फायदा उठा के हाओचेन की जो टीम होती है यहाँ से निकल लेती है, जबकि सब मून प्रिंसेस सोच रही होती है कि मेरी बॉडी के ऊपर जो सील है वो हट चुकी है, तो इसका मतलब ये है कि लॉन्ग हाओचेन ये आखिरी बार है जब मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ, लेकिन तुम्हारी जो अगली जर्नी वो और भी ज्यादा मुश्किल और खतरनाक होने वाली है। जबकि सीमा सियान कह रहा होता है कि एटर्निटी टावर जो है ग्रुप लीडर की पोजीशन के अनुसार ही मूव करता है, इसलिए सिर्फ कैप्टन को ही मूव करवाना ठीक रहेगा, जबकि सायर टावर के अंदर ही ठीक रहेगी और उसे कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि इनके पास सिर्फ एक ही रास्ता रह गया जो कि डेथ रियलम है। और अगर हम वहाँ से नहीं जाते हैं तो बस हम यहाँ पे बैठ के सायर और हाओचेन को ही मरते हुए देखेंगे और अगर सिर्फ तुम ही जाते हो तो क्या तुम्हारे सरवाइव करने के चांसेस हैं? तब वांग युआन ने कहा था कि आगे का सब कुछ हानियो तुम पे ही है, इसलिए तुम हमें कमांड दोगे और हम सभी साथ मिलके हाओचेन और सायर को घर लेके जाएंगे। और इस चीज को सुन के सभी लोग ही तैयार हो जाते हैं और फानियो कहता है कि तो फिर ठीक है, सबसे पहले लिन से तुम अपने मैजिक का इस्तेमाल करो जिससे कि आसपास जो डीमंस है उनकी पोजीशन को मॉनिटर किया जा सके, जिससे कि इन्हें खतरे का पहले ही वार्निंग मिल जाए। और तभी हम लीजिन के पावर से बनी हुई एक बर्ड को देखते हैं जो कि आगे बढ़ रही होती है और उस चीज को देख के लीजिन कहता है कि यहाँ से 5 किलोमीटर आगे डीमंस का चेक पॉइंट है जहाँ पे पहले से 50-60 लोग हैं और हम उनके साथ वॉर को शुरू करें उससे पहले हम ये देख लेंगे कि आसपास कोई और तो डीमन ग्रुप तो नहीं है जो कि पेट्रोल कर रहा है, जिससे कि ये लोग हमें घेर के खत्म ना कर पाएं। और लीजिन जो होता है इस बर्ड की मदद
से चारों तरफ देख लेता है और कहता है कि यहाँ से 10 किलोमीटर के दायरे में कोई और डीमन नहीं है। फान्यू कहता है कि तो फिर ये तो काफी बढ़िया बात है, तो चलो अपनी पूरा जोर लगा के इनके ऊपर अटैक करते हैं जिससे कि उनमें से कोई भी जिंदा ना बचे। जिसके बाद ये सभी ही काफी तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं, तो इन्हें आते हुए डीमंस भी देख लेते हैं और वो भी इनकी तरफ आने लगते हैं। और प्लानिंग करते हुए लीजी ने कहा था कि जब हम उन सभी डीमंस को मार देंगे तो मैं उन सभी डीमंस की बॉडी को कलेक्ट कर लूंगा। तो फान्यू जो था इस चीज के लिए मना करते हुए कहता है कि नहीं, हमें अपना पूरा समय यहाँ से बाहर निकलने पे ही लगाना होगा जिससे कि हमारा डीमंस पीछा ना कर पाए, क्योंकि ये तो जाहिर सी बात है कि उन लोगों को हमारे बारे में मालूम पड़ ही जाएगा और इसी वजह से फिजिकल स्ट्रेंथ और टाइम हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए हमें इन दोनों को ही काफी अच्छी तरीके से इस्तेमाल करके बचाना होगा। और फिर हम देखते हैं कि इन सभी डीमंस को मार के निकल गए होते हैं और इन सभी के यहाँ से निकलने के बाद बाकी के डीमंस जो होते हैं वो यहाँ पे आ गए होते हैं और इनके कैप्टन को वाकई में काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि हाउचेन की टीम ने इसकी पूरी वैनगार्ड ट्रूप्स को मार दिया है और अभी तो इनका खून भी ठंडा नहीं हुआ है। तो लगता है कि इस बैटल को खत्म हुए वे ज्यादा समय नहीं हुआ है और वो लोग हमारे ठीक आगे ही हैं। जिसके बाद काफी सारे डीमंस काफी तेजी से आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं और तभी एक डीमन अपने बॉस से कहता है कि बॉस जल्दी से उनका पीछा करके उन्हें पकड़ते हैं। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।